एक महिला रोते बिलखते तड़पते हुए कानपुर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती है और यहां जाकर मीडिया के सामने जमकर बवाल काटती है। साथ ही साथ इतना हंगामा करती है कि आसपास खड़े सभी के सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। वो आरोप लगाती है अपने दरोगा पति पर और उस पर इस तरीके के आरोप लगाती है पुलिस कमिश्नर के सामने और कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। वो क्या आरोप लगाती है, उसने अपने दरोगा पति के बारे में क्या क्या बताया, पहले आप उसका एक छोटा सा अंश सुन लीजिए। ये जो दरोगा है आप देख लीजिए सामने, इसका नाम है आदित्य कुमार लोचव। ये सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है, फिर उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस में लेता है, फिर उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें जानता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और ताकि वो इसकी कंप्लेन भी ना कर सके फिर ये उसे भगा देता है। ये सिर्फ ऐसी महिलाओं का शिकार करता है जो डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, या जो हरेसमेंट की विक्टिम हो, या फिर जो एक बच्चे की माँ हो, ताकि इसके ऊपर कोई कंप्लेन भी ना कर सके। तो जिससे अभी आपने सुना, इस महिला का नाम है दिव्यांशी। ये मेरठ की रहने वाली है और इसकी साल 2014 में ही, अगर सही समय और तारीख बताऊं तो 17 फरवरी साल 2024 को इसकी बुलंदशहर के रहने वाले आदित्य से शादी होती है, जो एक पुलिस वाले हैं, जो दरोगा हैं। अब शादी हो जाने के बाद करीब 4 महीने बाद ही ये जो महिला है, ये अचानक से इसका जो तेवर है, जो इसका एटीट्यूड है, वो बदलने लगता है और फिर अब अचानक ही ये पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती है और वहां जाकर मीडिया को बुलाती है और जमकर बवाल काटती है। जैसे आपने पहले भी सुना कि अपने पति को बार बार रो रो कर कोस रही है, तो ये इसमें भी कहती है। इसका कहना है कि जो इसके पति हैं, जो दरोगा हैं पेशे से, वो उनकी जो हरकतें हैं वो गलत हैं। वो शादी के बाद, इससे शादी करने के बाद जो आदित्य हैं वो कभी घर नहीं आए। उन्होंने इस महिला से यानी दिव्यांशी से मुंह फेर लिया। और तो और इस महिला का कहना है कि इसके दरोगा आदित्य पति का कई सारी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध है, अफेयर है। और तो और ये आदित्य पर आरोप लगा रही है कि वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करता है, वो अपना टारगेट चुनता है। पहले वो देखता है कि ऐसी कौन सी लड़कियां जो बेबस हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है या जिन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है, और इसके बाद यह अपने टारगेट को चुनने के बाद उन पर अटैक करता है। दिव्यांशी का कहना है कि उसका पति देखता है कि जो महिला है, अगर वो डिवोर्सी हो, विधवा हो, या उसकी शादी नहीं हो रही हो, या इस तरह की जो औरतें होती हैं, उनसे वो बातचीत करता है, फिर उनको जाल में फंसाता है, उनसे पैसे ऐंठता है, उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें ले लेता है और फिर उनसे लगातार पैसे ऐंठता रहता है। साथ ही साथ दिव्यांशी ये भी बोल रही हैं कि उनके पति ने उनसे 14 लाख रुपए लिए हैं इस तरीके से। और दिव्यांशी इस तरीके के आरोप भी लगा रही है, वो बार बार यही कह रही है कि उसके पति ने उससे भी धोखे से शादी की है। दिव्यांशी ने क्या कुछ कहा, क्या पूरी बातें बताई, एक बार आप सुनिए, फिर मैं बताती हूँ कि इस केस में जो कहानी है वो पलट कैसे रही है। क्योंकि जो पति हैं वो भी कुछ अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं और वो तो कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं। दिव्यांशी के पास हालांकि कोई प्रमाण नहीं है, वो बातें कह रही हैं पर ऐसा कोई सबूत नहीं ला पाई। लेकिन जो हस्बैंड है, जो दरोगा हस्बैंड है, वो कई तरीके के प्रूफ भी दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आप दिव्यांशी की बात सुनिए। फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरी हासिल करी है, इसके डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन जांच की जाए, डबल जांच की जाए, और जो जो इसका साथी है, जिससे इसने सेटिंग की हुई है, सबके बारे में पता निकाला जाए। और जिस लड़कियों के साथ ये शारीरिक संबंध में है, फ्रेंडशिप में है, सोशल मीडिया के द्वारा है, जिसके साथ लिव इन में रह रहा है, उन सब लड़कियों से मेरा आग्रह है, प्लीज मेरा साथ दे और चुप्पी तोड़े। इस जैसे दानव को तभी सजा मिलेगी जब हम चुप्पी तोड़ेंगे। मैं बुलंदशहर से आई हूँ और मैं कंप्लेन कराने आई हूँ। ये जो दरोगा है, इसके यहाँ पे काफ़ी संबंध हैं, शारीरिक संबंध है महिलाओं से। आदित्य कुमार लोचव, गवालटोली थाना। इसने मुझे पूरा दिन, पूरी रात और पूरा दिन थाने में बंद करवाया, तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो आप क्या कंप्लेन करनी, इनसे क्या रिश्ता है आपका? इसने मेरे साथ हरासमेंट किया, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे लिए 14.5 लाख रुपए। उसके बाद कंप्लेन से बचने के लिए इसने शादी करी आपसे, और और आज तक वो शादी निभाई नहीं। सिर्फ कंप्लेन से बचने के लिए इसने शादी करी। किस परिस्थिति में शादी हुई आपसे इनसे? हिंदू रीति रिवाज से। नहीं, मेरा मतलब ऐसी क्या आप पहले से शादीशुदा हैं? पहले से? नहीं, मैं हरासमेंट विक्टिम हूँ। कैसे हरेसमेंट? मतलब आपने किसी दरोगा से आपकी शादी हुई थी क्या पहले? नहीं। किसी आपने इनके खिलाफ FIR लिखाई क्या और भी किया? जैसे उनका कहना था कि आपने कई लोगों को FIR लिखाई है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने बताया ना, मैं विक्टिम थी, मैं हरासमेंट विक्टिम हूँ।
ठीक है, इस बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया मेरे पास्ट को लेकर। पहले मेरी बात सुनिए आप। मेरे पास्ट को लेकर इन्होंने फ़ायदा उठाया और फिर मुझे इन्होंने शिकार बनाया। इनकी ये सोची समझी चाल थी। 2019 से ये मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, तब इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ये ऐसी ही लड़कियां ढूंढते हैं। तो कितनी लड़कियों संख्या होंगे ताल्लुकात अगर आप जैसे? जैसे ये बताते हैं मुझे, ये बोलते हैं मेरे 7-8 लड़कियों के साथ संबंध हैं और मैं सबके साथ ऐसे ही करता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तू तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके पहले किसी दरोगा पे FIR लिखाई है कोई? किसी बैंक मैनेजर पे भी FIR? बस मैं इतना ही क्या, मैंने बताया ना, मैं विक्टिम हूँ, हरासमेंट विक्टिम हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं हरासमेंट विक्टिम हूँ। अब महिला दिव्यांशी ने जिस तरीके के आरोप लगा दिए, उसके बाद पति आदित्य का सामने आना बनता था, क्योंकि उन्हें लगा उनकी छवि खराब हो रही है, एक तरफा बात जा रही है। और हालांकि अगर हम सिर्फ आपको दिव्यांशी का पक्ष दिखाएं तो ये एक तरफा बात ही सामने लाना होगा, लेकिन ऐसे में अब आदित्य की बातों को सुनना जरूरी है, वो क्या कह रहे हैं और उनका क्या कहना है इस पूरे पक्ष में। तो दरअसल मैं आपको बताऊं, जो आदित्य हैं, जो पेशे से दरोगा हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनका कहना है कि दिव्यांशी लगातार कई लोगों के साथ कांटेक्ट में थी, कई पुरुषों के साथ कांटेक्ट में थी। जब से शादी हुई, उसने जो आदित्य का बैंक अकाउंट है उसमें से वो कई अलग अलग लोगों को वो पैसे ट्रांसफर करती थी। और तो और जो दिव्यांशी है उसकी पहले शादी भी हो चुकी है एक दरोगा से ही, यानी दिव्यांशी ने पहले एक पुलिस वाले से शादी की थी। साल था 2020 और उसी साल ये उस अपने पति पर, जो इसका पहला पति था, जो दरोगा था, उस पर ये रेप का केस लगा देती है। और इसके बाद जब कोर्ट में पूरी चीज जाती है तो वहां पर पलट भी जाती है। और ये सारे जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, ये भी दरोगा जो आदित्य हैं उन्होंने पेश किए हैं। लेकिन आप सबसे पहले एक बार इन दरोगा जी की बात सुनिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि आखिर दिव्यांशी और आदित्य किसकी बात में झोल नजर आ रहा है। जब मैंने माननीय न्यायालय से उसकी पूरी पत्रावली निकलवाई, पूरी पत्रावली में इनके सारे राज खुल के सामने आ गए। इन्होंने FIR में उस पर आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक के बहाने कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में आज तक 2016 से 2020 तक मेरे साथ ये करते हुए आ रहे हैं। और उसके पश्चात 161 में थाने में बयान हुआ, थाना पल्लवपुरम में, जिसकी माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी सब मेरे पास हैं। उसमें इन्होंने बयान दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। जो FIR लिखाई है उसमें इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके बाद मेडिकल में डॉक्टर के पास गई, मेडिकल में यही समर्थन किया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन उसके 20 दिन बाद जब 164 माननीय न्यायालय में बयान होता है तो उसमें ये कह देती हैं, सारी चीज़ पलट जाती हैं कि मैंने परिवार के और आसपास के लोगों के उलझाए में आके, मतलब झूठा मुकदमा दरोगा जी के ऊपर लिखा दिया था और मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और 164 की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उसमें इन्होंने देखा गया, उसमें पाया कि इन्होंने लिखा है कि मैंने प्रेम विवाह किया था प्रेमराज पुष्कर के साथ। और फिर जब मैंने पाया तो वो ट्रांजैक्शन प्रेमराज पुष्कर के साथ ही था, मेरी शादी के। हाँ, इसके पश्चात इन्होंने 2020 के बाद 4/8/2021 को एक थाना गंगानगर में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। सिर्फ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का था। उसमें 2 बैंक मैनेजर नामित थे, एक आशीष राज जो कि PNB में था, हस्तिनापुर में, PNB शाखा हस्तिनापुर में था, और दूसरा बैंक मैनेजर आशीष गुप्ता जो कि पोस्टिंग था मवाने में, जो कि इनका लोकल कस्बा है। इसके पहले 4/8/21 को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे उन्होंने गाली गलौच अभद्र व्यवहार किया है। 5 तारीख में उसमें समझौता हो जाता है, लेकिन उसके 20 दिन बाद 21/8/2021 को उन्हीं 2 बैंक मैनेजरों पर 376, 120, 506 का मुकदमा लिख दिया जाता है। और मुकदमा लिखा तब जाता है जब अपने शरीर के कपड़े ले जाके थाने में रख दिए जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम शारीरिक संबंध बने हैं, आप पुष्टि कर लीजिए इस चीज़ की। आपकी पत्नी आपके ऊपर जो आरोप लगा जी, कुछ ऐसा मैं कितने लोगों को मुकदमा लिखा? अब तक 4 लोगों के प्रकाश में आ चुके हैं। 4 लोगों को 376 का बलात्कार मुकदमा लिखा चुकी है, जबकि 2 के खिलाफ में ये डिनाई कर चुके हैं न्यायालय में कि मेरे साथ इनका सिर्फ मेन रीज़न यही है, बलात्कार के मुकदमे लिखाती हैं। उसके बाद न्यायालय में पलट जाती हैं कि मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और माननीय न्यायालय में जब बयान दे रही थी, ये है 13/5/2024 को, मेरी शादी के बाद में मुझसे बता रही है मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, मेरे पास चैट है उस दिन की। और जबकि माननीय न्यायालय में बयान दे रही थी और माननीय न्यायालय की बयान की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर रही थी। आपको ये नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास सारे एविडेंस है, इन्होंने हर चीज़ को डिनाई किया है, सारी चैट मेरे पास में है। कानपुर में कह रहे हैं इनके साथ मारपीट की गई यहाँ पे कानपुर में। 17 तारीख में ये कानपुर आती हैं, आने के बाद मेरे साथ बदतमीजी करती हैं, मेरे साथ गाली गलौज करती हैं।
गाली गलौज करने के बाद में मुझसे पूछा गया कि क्या घटना है। मैंने बताया सर ये ऐसे ऐसे बात है, मेरा पारिवारिक वाद विवाद है। इनसे कहा अगर आपकी कोई समस्या है आप रिटर्न में प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे। इन्होंने कोई रिटर्न में प्रार्थना पत्र नहीं दिया क्योंकि कुछ है था ही नहीं, लिखित में देते क्या ये। इसके बाद आप अपनी पत्नी पे आरोप लगा रहे हैं। जी, ये फाइल है, इस फाइल में सारी चीज़ें हैं, माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी है। मैंने एक एक शब्द जो आपसे बोला है उस सब की माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, 18 तारीख की मैं इनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं 18 तारीख की वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कह रही है कि मुझे बंधक बना के रखा गया है और मेरे साथ मारपीट की गई है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, थाने के अंदर मुझे आप ये देखिए कि ये वीडियो थाने के अंदर है क्या, महिला थाने के अंदर आप देखिए, महिला थाने के अंदर की है बाहर की है। सुनिए आप, क्या किसी पुलिस वाले ने इनको बंधक बना रखा है? ये देखिए, ये महिला थाने के बाहर की वीडियो है इनकी। अब आप आरोप आप इसी से समझ सकते हैं कि ये महिला किस तरीके से लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। मुझसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। आपकी पत्नी लोगों को फंसाती है और पैसे ऐंठती है, ये कहना है ना? हाँ, मेरा धर्म है, मुझे तो फंसाया गया। ये इसके अलावा भी आगे भविष्य में किसी न किसी को जरूर फंसाएंगे, फंसाती आ रही हैं और भविष्य में फंसाती रहेंगी। और मुझे अपने जान माल का पूरा खतरा है इनसे, क्योंकि इनकी पूरी टीम है और पूरी टीम मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब कौन है? टीम का मतलब इनके पहले पति, जो कि अब ट्रांजैक्शन है इनके साथ में, जो इनके पैसे ले दे रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और अन्य और भी लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्य और भी विभाग के लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, विभाग के और भी लोग हैं। मेरी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। ये महिला विभाग में नहीं है और मेरी लोकेशन को ट्रेस कर रही है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। इसके जो पति हैं और जो पुलिस वाले लोग हैं वो मेरी लोकेशन कहीं ना कहीं से इसको प्रोवाइड करा रहे हैं कि मेरा वहीं से वो चीज़ें कर रही हैं। तो जैसे कि पुलिस वाले आदित्य ने बताया, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं और कुछ प्रमाण भी हैं, वो कमिश्नर ऑफिस में उन्होंने जमा करा है और वो दिखा रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है वो पहले से शादीशुदा है और पहले से शादीशुदा होने के बाद उसने पहले पति पर रेप का केस लगाया। कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ पलट गई। इसके बाद इसने 2 बैंक मैनेजर्स को भी इस तरीके से फंसाया और लगातार ये कई मर्दों को, कई पुरुषों को इसी तरीके से फंसाती आ रही है। उन पर कई सारे चार्जेस लगा देती है झूठे और फिर जाकर उनसे पैसे ऐंठती है या केस को रफा दफा करती है। और यही सेम चीज़ आदित्य कह रहे हैं कि जो दिव्यांशी है वो मेरे साथ भी करने की कोशिश कर रही है, वो मुझे बदनाम कर रही है और आने वाले वक्त में वो मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए, कुछ साक्ष्य भी दिए। उन्होंने दिखाया कैसे जो बैंक की स्टेटमेंट होती है वो उन्होंने दिखाई कि दिव्यांशी ने अलग अलग लोगों के अकाउंट पर, उन जो पुलिस वाले हैं उनके अकाउंट से, यानी आदित्य के अकाउंट से उन्हीं की बीवी दिव्यांशी ने कई अलग अलग पुरुषों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं कुछ पैसे। अब इस पर जब पूछा गया तो वह कुछ बता नहीं पाई। और साथ ही साथ जो शादी हुई थी उसका भी प्रमाण दिया है आदित्य ने, उन्होंने दिया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे 2020 में इसने पहली शादी की थी, फिर उस हस्बैंड को इन्होंने फंसाया है और इसके बाद ये वहाँ से अपने पति को छोड़कर आ जाती हैं और फिर दूसरी शादी मुझसे कर लेती हैं। अब आदित्य और दिव्यांशी एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो दिव्यांशी, उनका कहना है कि उनके पति की हरकतें ठीक नहीं हैं, वो दूसरी औरतों से संबंध रखते हैं, वो औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद वो उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें ले लेते हैं और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन ऐसे में जो पुलिस वाले हैं, जो आदित्य है, पूरी तरीके से साक्ष्य भी दिखा रहे हैं और पलटकर बता रहे हैं कि उनकी बीवी ही रेप केस में लोगों को फंसाती है और उन्हें ब्लैकमेल करती है, उनसे पैसे ऐंठती है। और साथ ही साथ दिव्यांशी की अगर मैं आपको पूरी एक डिटेल बताऊं तो उस पर साल 2020 में ही जब उसने पहले पति पर रेप का आरोप लगाया था, उसके बाद 2 लोगों को और फंसाने का आरोप भी लग चुका है। और ऐसे में आदित्य का कहना है कि भले दिव्यांशी उस पर कई तरीके के आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि मेरी भाषा अमर्यादित है, मैं कई लड़कियों से संबंध रखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी ये जांच कर रहे हैं तो जांच पूरी होनी चाहिए, दोनों तरफ की होनी चाहिए, ना सिर्फ दिव्यांशी की बात सुननी चाहिए। और आदित्य इस मैटर पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जांच दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला पब्लिक में आती है, मीडिया के सामने आती है और रोकर कई तरीके की बातें कहना शुरू कर देती है। लेकिन जो दिव्यांशी हैं, उनके पति यानी आदित्य की बात भी सुनना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, और उन्होंने तो कई तरीके के साक्ष्य भी दिए हैं। तो ऐसे में जो जांच होनी चाहिए वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, ना सिर्फ दिव्यांशी की सुनकर उनको आरोपी कह देना चाहिए, या ना सिर्फ दिव्यांशी की बात सुनकर हम ये मान लें कि दिव्यांशी जो कह रही है सही है। हो सकता है इस पूरे मामले में दिव्यांशी सही हो, लेकिन यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, उसमें आदित्य ने
पहले भी कुछ ऐसे केसेस दिखाए हैं जिसमें दिव्यांशी ऐसी चीज़ें कर चुकी हैं, झूठे रेप केस लगा चुकी है, कोर्ट में अपना बयान भी बदल चुकी है। तो ऐसे में जांच का यह विषय है कि ना सिर्फ आदित्य पर जांच हो बल्कि दिव्यांशी के ऊपर भी जो पुराने उनके जो केसेस हैं या जो भी उन्होंने अपने पति के साथ किया या कहाँ उन्होंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, उन सब के बारे में जाँच होनी चाहिए और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इस पूरे केस की वो निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे पता लग सके कि आखिर दिव्यांशी और आदित्य में से सच कौन बोल रहा है।